ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ कहा मुझे मेरे दिवंगत गुरु जी माननीय ओम प्रकाश दूहन जो कि पूर्व बैंक मैनेजर ने यह समझा दी थी कि आर्य समाज जाटों का विरोधी संगठन है। क्योंकि ये जो हम बात करेंगे ये एक एक समाज पे करेंगे, जाट गुज्जर सैनी, कैसे इनका ब्राह्मण। सत्यानाश हुआ, हाँ कैसे जी। इनका सत्यानाश हुआ, सारे के सारा। तो ये लिखते हैं राइटर भी, और हमें भी इसका पता है। ये जो हमारे गुरु जी थे माननीय ओम प्रकाश दूहन जी जो हरियाणा के हैं, उनके द्वारा लोगों को बता दिया गया था कि जो आर्य समाज की बनाया गया है वो जाटों का एक विरोधी संगठन है। गुरु जी कहा करते थे कि आर्य समाज का 11वां निज़म यह है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। मैंने इसी बात को विस्तार देकर यह थीसिस लिखी है जो पुस्तक के रूप में आपके हाथों में है। इस पुस्तक के लेखों को माननीय कौशलेंद्र प्रताप सिंह यादव की दिवास का पत्रिका सोशल ब्रेन वॉश, जो कि पिछड़ा वर्ग को जागृत करने वाली पत्रिका है और बिजनौर उत्तर प्रदेश से निकलती है, ने भी क्रमवार 2011 और 13 में छापा है, जिसके लिए मैं कलेशेंद्र की जी का आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। इस पुस्तक के लेखन के में जिन महानुभावों ने मेरे विचार विमर्श हुआ उनका मैं तहे दिलों से धन्यवादी हूँ। उनके नाम कुछ इस प्रकार है। दफेदार जिले सिंह धनखड़, जज्जर के डॉक्टर के सिद्धू, ये अमेरिका से हैं। आर पी अम्बेडकर प्रभारी बामसेफ हरियाणा, एच एल दुसांध बिहार, हाजी मोहम्मद यमीन चौधरी दिल्ली, अरुण पटेल बिहार, दयाराम रुड़की उत्तरांचल, विक्रम सिंह पवार रुड़की उत्तरांचल, हरीश गौतम सुरेश द्रविड़, सुधीर जाखड़, ये पानीपत से, अंकुर गनकस करनाल, केसी दहिया, रमेश्वर पवन बड़ैच, आर एस कटरिया, सरदार राजेंद्र सिंह जी निज्जर, कुलदीप सिंह फोगाट, राजीव कुमार चरखी दादरी भिवानी, अशोक, ए आर दर्शी जी जो हैं, इनके बारे में हमें पता है। इनकी वो जाबाज राखा जो है बहुत फेमस किताब है ए आर दर्शी जी की। सरदार गुरनाम सिंह, ये जो मुक्तसर वाले हैं, सतपाल चौधरी, अनिल रोहत, जज्जर, करमवीर ढिल्लों, हिसार, विजय प्रवीण, राज नारायण पंगाल, सोमवीर दूहन, जयवीर गोवत, अमित रंगा, बसंत अनार्या, अजय मलिक, विकास दास सिंहपुरा, प्रदीप रोपड़िया, यंगवीर सिंह अलखपुरा, संदीप मल्हान भवानी, डॉक्टर एम एल परिहार, ये सब लोगों ने इसमें इसका साथ दिया है। तो इसका हम सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 1 है वो है आर्य समाज बनाम सिख, कि आर्य समाज और सिखों का क्या था कारण। सभी लोगों को बता दूं, आर्य समाज ब्राह्मण बनिए और कुछ एक हिंदू खत्रियों द्वारा संगठित एक ऐसा एक ऐसा चैप्टर था, काला अध्याय था पंजाब, जो बड़ा पंजाब था, पंजाब और हरियाणा की धरती पे, जिसकी वजह से जितना भी ये जो ट्राइबल समाज है ये काफी हद तक ब्राह्मणों का गुलाम किया। तो ब्राह्मणों का एक ऐसा षड्यंत्र था जिसकी वजह से जितने भी ये कबीलाई समाज हैं जिसमें जाट गुज्जर सैनी कंबोज लुबाना खत्री ये वो आते हैं, उनको उन्होंने अपना बनाया। सबसे पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी बात पेश कर दूं कि आर्य समाज बनाया किसने था। आर्य समाज को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसकी पिछोकड़ में कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले, वैसे तो किताब में फिर से इसका जिक्र आएगा, मैं वैसे आप लोगों को बता दूं कि जब 1857 में भारत में उथल पुथल होती है, एक बदलाव की कहानी चलती है, तो गोरा जब भांप गया था कि अगर किसी तरीके से ट्राइबल समाज है इसमें शामिल हो गया, फ्यूचर में कोई भी आने के लिए ट्राइबल समाज शामिल हो गया तो बहुत बड़ी मसला हो सकता है। क्योंकि ट्राइबल समाज जिसमें स्पेशली ये जो जाट समाज है जिसकी गिनती पंजाब में माइग्रेशन के बाद भी 17 से 20% 22% तक है आज भी। उस वक्त 22 से 25% थी पॉपुलेशन इनकी। हरियाणा जो आज का हरियाणा उसमें 25% के करीब है। राजस्थान में यही कोई सिचुएशन 22 से 25% है। वेस्टर्न यूपी में भी यही सिचुएशन कोई 22 से 25% है। तो वहां पर जो खाप पंचायतों का सिस्टम था वो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा खतरा था कि अगर किसी दिन खाप पंचायतें इकट्ठी हो गई और उन्होंने ये फैसला दे दिया कि अंग्रेज को निकालना, तो इतना बड़ा संग्राम
वो नहीं रोक पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो खा पंचायतें थी उनको ईस्ट और वेस्ट में तोड़ा। हरियाणा की तरफ की खा, दिल्ली की वेस्ट की खा पंचायतें उनको वेस्ट की तरफ तोड़ा और ईस्ट की खा पंचायतों को ईस्ट की तरफ तोड़ा। तो वो जो वेस्ट की खा पंचायतें थी, चूंकि तब तक जाट समाज का कोई न्यूट्रल या नेचुरल धर्म नहीं था, तो वो सिक्खी की तरफ बढ़ने लगे। सिक्खी क्योंकि जाट समाज के जो बाकी के जितने भी कबीलाई ट्राइबल समाज है हमारे, उनकी सबसे नजदीकी जो उनके रीति रिवाज या उनका कल्चर है, उसकी सबसे ज्यादा संरक्षण सिख समाज का सिख धर्म करता है। तो वो धीरे धीरे सिक्खी की तरफ बढ़ने लगे। तो ये ब्राह्मण और बनिए, और उसमें जो कुछ हिंदू खत्री थे, उनको महसूस होने लगा कि ताकत जो है वो उनके हाथ से छिन जाएगी, और उस ताकत को दोबारा से पकड़ने के लिए ये बॉम्बे में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में उन्होंने फैसला किया कि हमें किसी भी तरीके से इसको तोड़ना चाहिए। इनकी जो ताकत है इसको तोड़ना चाहिए। सिक्खी में जाके ये जो सुपर पावर मान रहे हैं, टॉप चेयर पे आ रहे हैं, क्योंकि सिक्खी जो है वो ऊपर से ब्राह्मण को हटा देती है, तो सभी के सभी लोग टॉप पावर पे जा रहे थे। इसको कैसे रोका जाए? तो पहली ये उनकी उनके गजट से लाए हैं आपके लिए, तो उसको आप समझें। जो आर्य समाज की पहली जो मीटिंग हुई थी आर्य समाज बनाने के लिए, ये थी सन 1875। जो पिछली सदी निकल के गई है उससे 25 साल पहले। तो आज ये जो षड्यंत्र है, जाट गुज्जर सैनी या जितने भी हमारे ट्राइबल समाज के लोग हैं, उनको गुलाम बनाने का ये जो सिस्टम है, आज चूंकि हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 2022 में स्टार्ट है उसका, तो आज उसको करीबन करीबन 147 साल के करीब हो गए। 22 साल ये भी लगा लेंगे और 25 साल पिछले लगा लेंगे, एक सदी पूरी। 147 साल का ये जो षड्यंत्र है ट्राइबल समाज के खिलाफ, ये शुरू होता है सन 1875 में। वैसे सिखों के खिलाफ ये साजिश तो तभी शुरू हो गई थी जब श्री गुरु नानक साहिब ने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया था। पर जितने भी हमारा कबीलाई समाज है उनको शूदर और दलित बनाए रखने के का ये जो षड्यंत्र है, ये 146 साल पहले शुरू होता है। पहले मैं आपको क्रमवार नाम बता दूं कि कौन कौन लोग उस मीटिंग में थे, कौन कौन सी उनकी जाति थी। बहुत से पंजाब के लोग सिक्खी में जाने की वजह से जाति को भूल चुके हैं, और बहुत अच्छी बात है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते। पर चूंकि ये सारे का सारा मसला शुरू जाति से होता है, इसलिए मैं जाति वाइज जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि कौन वो लोग थे जिन्होंने ये षड्यंत्र कबीलाई ट्राइबल समाज के खिलाफ किया। सबसे पहले थे अक्षय कुमार मित्र, ये बंगाली ब्राह्मण थे। अन्नमेश्वर कुंते, ये भी ब्राह्मण थे। अन्नमतंडे जोशी, ये भी ब्राह्मण थे। आत्माराम दलवी, ये प्रभु थे। आत्माराम कुंवर जी, ये हिंदू खत्री थे। ईश जी हीर जी, ये भी हिंदू खत्री थे। ईश्वर लाल अमृतलाल, ये ब्राह्मण थे। कल्याण जी नारायण जी, ये भी ब्राह्मण थे। कान जी भगवान, ये सोनी थे। केशव मोरेश्वर वीराकर, ये ब्राह्मण थे। केशव लाल नरभव राम, ये भी बनिए थे। खींचा किशनदास, ये उदासी थे। कृष्ण राम गणपत राम, ये ब्राह्मण थे। भीम जी डूंगर जी, ये हिंदू भाटिया थे। खड़ीदास नेमीदास, ये बनिए थे। गणेश जी कृष्ण खापड़े, ये ब्राह्मण थे। गिरधर लाल दयाल दास, ये बनिए थे। गुलाब चंद मोती चंद, ये बनिए थे। गोवर्धन दास मूल जी, ये हिंदू भाटिया थे। गोविंद वासुदेव, ये ब्राह्मण थे। चित्रभुज पीताम्बर, ये हिंदू भाटिया थे। चुन्नी लाल मणिकलाल, ये बनिए थे। शोकलाल लक्ष्मी चंद, ये ब्राह्मण थे। यादुनाथ दास, ये बंगाली ब्राह्मण थे। और इसके आगे में और भी जितने हम देखेंगे, ऐसे ही ब्राह्मण और बनियों की जो ये पूरे की पूरी बनी हुई है डिक्शनरी, इसको देखेंगे। इसमें पेची सिंह चौबे, ये चौबे थे। बाल कृष्ण हराबाई, बाल कृष्ण दमादर, भास्कर गोविंदराव नडालकर ने संघकार ने इश्कर, ये ब्राह्मण थे सब। मणिकराम घनश्याम दास, ये बनिए थे। माधव ऋषभ मूल जी ठाकर जी, ये हिंदू भाटिया और बनिया थे।
मूलचंद वृषणदास वल्लभदास ये बनिए थे, मोतीराम कल्याण जी ये ब्राह्मण थे, मोतीलाल हिम्मतराम ये ब्राह्मण थे, मोरेश्वर गोपाल देशमुख ये भी ब्राह्मण थे, रघुनाथ गोपाल देशमुख ये भी ब्राह्मण थे, रघुनाथ बापू दानी, रणछोड़ दास जी ये बनिए थे, रतन चंद वानीपाल दास ये भी बनिए थे, रतन सिंह मूल जी ये हिंदू भाटिया थे, रामदास शबीलदास ये मनशाली थे, राम नामदेव शर्मा ये बंगाली ब्राह्मण थे, लक्ष्मीदास मोरार जी ये हिंदू भाटिये थे, लक्ष्मीदास परशोत्तम ये भी हिंदू भाटिया थे, लक्ष्मण नारायण जी ये ब्राह्मण थे, लालजी नारायण जी ये एक लुबाना समाज के थे। ये सिर्फ और सिर्फ ये पहला बंदा आया है जो कि लुबाना समाज से। ऐसे अगर हम पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ेंगे जिसमें ये मूल शंकर तिवारी जिसको के लोग दयानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती भी कहते हैं, सभी के सभी 3 या 2 बंदों जो कि हमारे कबीलाई समाज से आते हैं, जो कि लुबाना समाज से आते हैं, बाकी सब के सब जो थे वो हिंदू खत्री शामिल हुए थे। ब्राह्मण सबसे ज्यादा थे और बनिए सबसे ज्यादा थे। ये इन्होंने 1875 में जो बनाया था षड्यंत्र, सिखों को, जाटों को या गुजरों को या सैनियों को या लंबानों को, कंबोजों को सिख धर्म में जाने से रोकने के लिए। तो आज जाट जाति पूरे तरीके से ब्राह्मणवाद के चुंगल में फंसी हुई है। उत्तर भारत में सबसे अधिक कांवड़ इसी जाति के युवक ला रहे हैं और सबसे अधिक मंदिर में भी चंदा इसी जाति के नव दनाड़िया वर्ग ही दे रहा है। तो कहने का मतलब ये आ कि अजकल दी ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਕਬੀਲਾ ਆ ਨਾਰਥ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਇਹੀ चढ़ा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग चेतना का भी भयंकर अभाव इस जाति में है। सवाल है कि इन सभी विसंगतियों और बुराइयों का कारण क्या है? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੈਕਵਰਡ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ 1947 ਚ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਕ ਮਾਰਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। और लेखक का मत है कि जाटों में ब्राह्मणवाद आर्य समाज की देन है, जबकि अभी तक सारा जाट समाज यही समझता आया है कि आर्य समाज ब्राह्मण विरोधी संस्था रही है और अपनी इसी नासमझी की वजह से जाट जाति दिशाहीन है। जब राइटर ये सोचता कि जट्टा नूं जाट जो है उनको जो ब्राह्मणवाद है, जिस ब्राह्मणवाद की वो चपेट में आ गए, जो कि दीनबंधु सर छोटू राम भी कहा करते थे कि मेरी 2 बातें ले मान, एक लिखना ले सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान। तो जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन ये ब्राह्मणवाद है, उसकी लपेट में कैसे आए? लेखक कहता है कि मेरे ख्याल से वो आर्य समाज की वजह से आए। हालांकि बहुत सारी जाट जाति के लोग अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है इसको, तो सोचते हैं कि शायद जो आर्य समाज था वो कहीं ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई संस्था थी। सच्चाई ये है कि पिछले 5000 वर्षों के इतिहास में आर्य समाज जाटों के खिलाफ सबसे बड़ा ब्राह्मणवादी षड्यंत्र रहा है, क्योंकि जिन 5000 वर्षों में जाटों ने कभी किसी ब्राह्मण को अपना गुरु नहीं माना था, और कोई जाट आज भी इस वैदिक षड्यंत्र का शिकार होकर एक गुजराती ब्राह्मण महर्षि दयानंद सरस्वती उर्फ पंडित मूल शंकर तिवारी को अपना कुल देवता या सदा होने के देवता समझते हैं। थोड़ा सा मिटा हुआ है तो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सच ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਆ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬੀਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ षड्यंत्र ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਟ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ षड्यंत्र ਦੇ ਤਹਿਤ गुजरात क्यों ਜਾਂ बम्बे क्यों ये आर्य समाज बनवा के ले आया सी। आर्य समाज का षड्यंत्र यह था कि इसकी स्थापना महर्षि दयानंद ने बम्बई में 96 ब्राह्मण बनियों और हिंदू खत्रियों से की थी, कि किस प्रकार पंजाब के जाटों में, क्योंकि तब पंजाब हरियाणा और पंजाब एक था, तो पंजाब एक बड़ा खिता था, कि किस प्रकार पंजाब के जाटों में सिक्खी को जाने से रोका जाए, क्योंकि ब्राह्मण जानता था कि अगर जाट सारे जाटों में ये सिक्खी फैल गई तो जल्द ही पूरे दक्षिण एशिया से ब्राह्मण धर्म का सफाया हो जाएगा, जिसे आजकल भी हिंदू धर्म कह के प्रचारा जाता है। वो बेसिकली एक ब्राह्मण धर्म है जो ब्राह्मणों की सुप्रमेसी को कायम रखने के लिए बनाया गया है। तो ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 25% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲकुल खत्म हो जाएगा। और इसकी पृष्ठभूमि सन 1857 के अंग्रेज विरोधी गदर ने तैयार की थी, क्योंकि उस गदर की विफलता के बाद अंग्रेजों ने सन 1858 में सर्वखाप हरियाणा को तोड़ दिया था और उसका कुछ हिस्सा पंजाब में मिला दिया था, जो कुछ हिस्सा आज के उत्तर प्रदेश में मिला दिया था, और जिसे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरित प्रदेश भी कहते हैं। हरिद्वार हरियाणा का द्वार था, हरिद्वार तक फैला हुआ ये जहां से शुरू होता था ये सर्व खा पंचायत, उसका ये जो द्वार था 1858 में इसको तोड़ के छोटे हिस्सों में बांट दिया था, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि ये बड़ी जो खाप पंचायत है ये बड़ी की बड़ी बनी रहे और कभी फिर क्रांति में ये शामिल हो। सन 1858 में हरियाणा का कुछ हिस्सा पंजाब में मिलने से इस हिस्से में पंजाब के प्रभाव से सिख धर्म के फैलने की जबरदस्त संभावना बन गई थी। सन 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। पंजाब के सिख जब भी चाहते थे कि हरियाणा के थुत हिंदू जाट सिख धर्म अपनाकर जाति के साथ साथ धार्मिक एकता भी कायम करें। बहुत समझने वाला पॉइंट है, राइटर ने बहुत ही बड़ा पॉइंट दिया है कि धार्मिक भी अगर इनकी एकता होती तो आज जो ओबीसी समाज या ये जो कबीलाई समाज का बुरा हाल है तो ये कभी भी नहीं होता। पंजाब के सिख धर्म के इसलिए भी फैलाना चाहते थे कि 1850 में जब पंजाब में सरकार खालसा का पतन हुआ तो उस समय जितनी भी शहरी जातियां जिनमें के बनिए और ब्राह्मण आते थे या डोगरे आते थे, लोग जो लोग सिख थे वे सभी बहुत तेजी से वापस हिंदू बन गए थे, क्योंकि वे केवल सरकार खालसा का फायदा उठाने के लिए ही सिख बने थे। सिखी सिद्धांत से उनका कोई वास्ता नहीं था। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੀਏ ਡੋਗਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਧਰਮ ਚਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਡੋਗਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। शहरी वर्ग की इस धोखेबाजी से सिख धर्म पर खतरा आ गया था। इसी भावना को समझते हुए पंजाब के सच्चे सिखों को और भी अधिक मिशनरी बना दिया था, जिसका नतीजा यह रहा कि अब हरियाणा क्षेत्र के हिस्से में भी पंजाब के प्रभाव से सिख धर्मी बनने लगे थे। कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल तक का इलाका सिख बनने लगा था। सिख धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ही महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की मुहिम चलाई थी। ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਆ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਆर्य समाज की मुहिम चलाई सी। महर्षि दयानंद ने सिख धर्म को रोकने के लिए मूर्ति पूजा का थोड़ा बहुत खंडन किया, क्योंकि इसके बगैर जाट आर्य समाज की और देखते तक नहीं। तथा सत्यार्थ प्रकाश में जाटों को जाट जी, पेज नंबर 234 कहा। महर्षि जिहड़ा दयानंद सी छात्र किस्म का ब्राह्मण सी, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਜਾਟ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਵੀ काबू च नहीं सी आते। जाट कभी भी उसके काबू में आने वाले नहीं थे। और अपनी किताबों में जो सत्यार्थ प्रकाश है उसमें जाट जी, जाट देवता ऐसे शब्दों का यूज किया, जो कि पेज नंबर सत्यार्थ प्रकाश के 234 पे आप देख सकते हैं। पेज नंबर 234 ते तुसी देख सकते हो। कल तक जो ब्राह्मण जाटों को शूद्र कहते तो अपने पानी के गटके को छूने तक नहीं देते थे। अब उन्हीं में से एक ब्राह्मण द्वारा जाटों को जाट जी कहना बड़ा रुचिकर लगा। जट ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਰਹਿਤ ਟਾਈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੋਲੂ, ਗੋਲੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਐਸਟੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਗਟਕੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਜਾਟ ਜੀ, ਜਾਟ ਦੇਵਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ लाइक इंटरेस्टिंग लगा कि क्या किया है। दयानंद की इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जाट जाति बह गई और इसने सिखों के पंच ककारों को छोड़कर दयानंद के पंच महायज्ञों को अपना लिया। ये जड़ियां उन्हें चिकनियां चोपड़ियां मिठियां मिठियां बामण ने मारियां इत्थे आण के गल्लां, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਇਆਨੰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ मूल शंकर तिवारी ਦੇ 5 महायज्ञ सी उन्होंने वाल अपना ध्यान कर लिया। जिस जाट जाति के गले में सिख धर्म की कटार होनी चाहिए थी, अब उसके गले में आर्य समाज का जनेऊ था। केश, पगड़ी, मूछ, दाढ़ी की जगह आर्य समाज ने गंजा सर, चोटी और सफा चट चेहरे की व्यवस्था दी। जिन्हों ने अपने बुजुर्गों वांगू जाट समाज के जो बुजुर्ग थे वो सर पे पगड़ी पहना करते थे, मूछें बड़ी बड़ी रखा करते थे, दाढ़ी रखा करते थे। वो सारा जो कि सिक्खी में प्रिजर्व हो रहा था उसको छोड़कर वो लोगों को इस मूल शंकर तिवारी ने उनको सर भी चपटा कर दिया, मूछें दाढ़ी भी सफा चट कर दी और पगड़ी भी उनके सर से गायब कर दी। खुद दयानंद ना मूछे रखते थे, ना दाढ़ी रखते थे, ना सर पर बार रखते थे। बिल्कुल वो सफा चट गंजा सी ते बाकी लोगों को भी उन्हें इदां ही करन दी सलाह दी। इस तरह दयानंद ने जाटों को सिख बनने से रोक दिया। एक बार जब जाट सिख बनने से रुक गए तो उसके बाद आर्य समाज ने कभी भी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, क्योंकि आर्य समाज का मूल उद्देश्य मूर्ति पूजा को रोकना नहीं, वरना जाटों को सिख बनने से रोकना था, जिसमें यह कामयाब हो गया था। एक बार जदों उन्हें एक षडयंत्र इन्होंने कामयाब कर लिया आर्य समाजियों ने कि जट ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਾਡ ਸੀ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। सिख धर्म को रोकने के लिए सन 1885 तो 75 है, ठीक है, जिसको आपने अभी देखा है कि कब ये शुरू होती है और कब ये एक्शन चालू भी कर देती, क्योंकि ये इसका असल जो काम था 1875 में ये बनती है और 1885 में ये आके एक्शन चालू कर देती है लाहौर में। सिख धर्म को रोकने के लिए सन 1885 में लाहौर से निकलने वाली पत्रिका
आर्या पत्रिका में सिख धर्म की आलोचना करने वाले लेख छपने लगे। सन 1888 में मशहूर आर्य नेता महात्मा गुरुदत्त ने आर्य समाज के 11वें सालाना जलसे में कहा कि गुरु गोबिंद सिंह दयानंद के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं थे। उसमें यह भी कहा गया कि दयानंद को अगर नानक को फरेबी कहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है। तो ये जो मूल शंकर ब्राह्मण जो मूल शंकर तिवारी था, इसने जो गुरु साहब के बारे में गलत लिखा था, चाहे वो गुरु नानक देव जी थे या गुरु गोबिंद सिंह, तो इनकी जो आर्य समाजों का असल चीज थी अंदर से, जो इनका जहर था वो निकलने लगा। 1885 में जो इन्होंने आर्य पत्रिका लिख रहे थे, उसमें इन्होंने सिख धर्म की आलोचना करनी शुरू की। 1888 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿंद सिंह साहब और गुरु श्री गुरु नानक साहब बारे गलत बोलिया। इस सम्मेलन में दूसरे आर्य समाजियों ने भी सिख धर्म पर एक के बाद एक हमले किए। सो 1875 ਚ ਬਣਦਾ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 13 ਇਅਰਸ 1888 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਆर्य समाजी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। आज भी वही पैटर्न है, पैटर्न को समझें, पैटर्न आज भी वही चल रहा है। भाई जवाहर सिंह, भाई ज्ञानी दित सिंह और भाई माया सिंह ने आर्य समाज की सदस्यता से अस्तीफा दे दिया। इन्होंने तिना ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, बहुत इंपॉर्टेंट बंदे ने, याद कर लो। भाई जवाहर सिंह जी, भाई ज्ञानी दित सिंह जी। दित सिंह की तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए, जो उन्होंने आर्य समाजी साधु से संवाद किए हैं। साधु दयानंद नाल मेरे संवाद, वो किताबें आपको पढ़नी चाहिए, हर किसी को पढ़नी है, स्पेशली जाट समाज को पढ़नी चाहिए। बहुत ज्यादा जबरदस्त किताबें हैं, जिसमें उन्होंने आर्य समाज का बिल्कुल पोल खोल के रख दिया है। तो जो ज्ञानी गुरमुख सिंह थे, भाई गुरमुख सिंह ने 1879, यानी कि जब ये 1875 में आर्य समाज बना, तो एग्जैक्टली इसके 4 साल बाद एक अपनी सभा बनाई थी, जिसका नाम था सिंह सभा। सिंह सभा लाहौर में बनाई थी कि ये जो आर्य समाजी हैं, ये षड्यंत्रकारी थे, पर लोग नहीं समझ रहे थे। पर जब उनको असलियत खुल के सामने आई 1888 में, लाइक तकरीबन तकरीबन 9 साल बाद, भाई गुरमुख सिंह ने 1879 में बना ली थी। 9 साल बाद आर्य समाज को छोड़कर भाई जवाहर सिंह, ज्ञानी दित सिंह जी, भाई माया सिंह जी, ये सब उनके साथ सिंह सभा लाहौर में शामिल हो गए। सिखों ने इस आर्य समाज के सम्मेलन के विरोध में बाद में अपना भी सम्मेलन किया। इसके बाद तो आर्य समाज ने खुलकर सिख धर्म पर हमले शुरू कर दिए थे। ਇਹ ਆर्य समाज ने खुल के जो सिखों के हमले शुरू करते, तो उन्होंने भी अपना सम्मेलन करके ਇਹਦਾ विरोध करना शुरू किया। सन 1898 में दयाल सिंह मजीठिया, जो कि जट सिख थे, जाट सिख थे, की मृत्यु ने सिख पहचान के सवाल को कानूनी मुद्दा बना दिया। अब ध्यान से देखना है कि आर्य समाज, जहां पर बाकी के कबीलाई लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, आर्य समाज की जो टॉप ब्रास थी, जिसमें ब्राह्मण और बनिए थे, हिंदू खत्री थे, वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। और अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने ये साजिश चालू कर दी थी कि कैसे सिखों को हिंदू धर्म की ब्रांच बनाया जाए। तो 1898 में, पिछली सदी के से 2 साल पहले, एक आदमी मरा था, दयाल सिंह मजीठिया, उसकी मौत हो जाती है। उसके मुद्दे से लोगों को पता चल गया कि ये ब्राह्मण बनिए कर क्या रहे हैं, ये ब्राह्मणिकल समाज जो है, ये कैसे कबीलाई समाज का खात्मा कर रहा है। क्योंकि जब उसकी पत्नी ने कोर्ट में वसीयत के सवाल पर अर्जी के साथ दाखिल हुई, तो वे उसने दाखिल की, तो उसे हिंदू एक्ट के नीचे कर लिया गया। तो उसने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो हिंदू नहीं हैं। परंतु कोर्ट ने, देखिए गोरा इनके साथ मिला हुआ था, क्योंकि गोरों के सरकारी जसूस थे ये, तो गोरा इनके साथ मिला हुआ था, परंतु कोर्ट ने फैसला दिया कि सिख हिंदू ही हैं। ठीक है, तो गोरों के साथ मिलकर इन्होंने सिखों को अपने में मर्ज करने का ये पहला, बहुत से लोग सोचते हैं कि संविधान या उसमें इसकी बात आई है, ये बहुत बाद में आती है। ब्राह्मणों ने कब्जा कर दिया था पहले ही संविधान, ये वो बाद में बने और उसमें भी ऐड करवाया सारा कुछ। हम समझते इस बात को, पर समझना होगा कि कब से शुरू हो गया था। ये पहले से शुरू हो चुका था, पिछली से पिछली सदी 1898 में ये जो मसला था दयाल सिंह मजीठिया का, जो कि जाट थे और सिख थे, उनकी पहचान पे
तो जब ये फैसला आया तो उसके खिलाफ फिर भाई कान सिंह जी नाभा ने एक किताब लिखी थी 1898 में ही, हम हिंदू नहीं, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि सिख धर्म एक अलग धर्म है। वो किताब पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे साफ हो जाता है, पता चल जाता है कि सिख धर्म और हिंदू धर्म दो अलग अलग धर्म है। हिंदू जो है वो ब्राह्मणों का मानसिक गुलाम धर्म है, सिख जो है वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग धर्म है। इस तरह सिख धर्म और आर्य समाज में टकराव बढ़ने लगा। आर्य समाज ने सिख धर्म को खत्म करने के लिए अब शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सिखों के केश दाढ़ी काट कर उन्हें पुनः हिंदू बनाया जाने लगा। सन 1900 में आर्य समाज ने जलंधर द्वाब के एक सिख बुनकर बुनकर वो होते हैं जिनको हम जुलाहा कबीले से कहते हैं। जुलाहा कबीला जो है ये भी हमारा यहाँ का ट्राइबल कबीला है। इसका ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये भी एक यहाँ का ट्राइबल धर्म है, ट्राइबल कबीला है। उसके एक लड़के को, जैसे जाटों पर काम कर रहे थे ऐसे ही बाकी कबीले, जैसे हमारे बाकी के कबीले हैं जिसमें जाट हैं, गुज्जर हैं, सैनी हैं, कंबोज हैं, लुबाने हैं, इवन ये खत्री है, ये भी कबीला ही है यहाँ का। और जिसमें अब वाल्मीकि समाज जिसको कहा जाता है वो भी हमारा यहाँ का नेटिव कबीला है। धानिक परिवार हो गए, सांसी परिवार हो गए, बाजीगर परिवार हो गए, तेली हो गए, तरखान हो गए, ये सारे हमारे यहाँ के ट्राइबल कबीले थे। इनका ब्राह्मणवाद थाईलैंड के जो थाईलैंड कंबोडिया की तरफ से धर्म आया उससे पहले कुछ लेना देना नहीं था। पर कैसे इनको साजिश में पकड़ा जा रहा था ये दिखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप हम कोई भी बुजुर्ग लोग अपने बुजुर्गों की तरफ देखें तो वो पगड़ी सरों पे रखा करते थे, मूछ दाढ़ी रखा करते थे। ये कैसे सारा चेंज किया गया उसको समझने के लिए ये जो वाक्य है ये बहुत समझना जरूरी है कि सन 1900 में आर्य समाजियों ने जलंधर जलंधर जो कि पंजाब की एक सिटी है आज की, वहां पर एक बुनकर जाति, तो जुलाहा जाति की तरफ से आते हुए, जाति नहीं कहेंगे हम, कबीला था, इन्होंने जाति इसको कहने लगे हैं, जबकि कबीलों का इस जाति या वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। जितने भी हम लोग पंजाब हरियाणा राजस्थान की तरफ बैठे हुए हैं, हम किसी के भी शूद्र दलित नहीं है। कोई भी हमारा समाज जिसमें कि हमारा चमार समाज आ जाता है, हमारा जिसको वाल्मीकि समाज कहा जाता है, वो भी नहीं। और बहुत सी आपको पता होना चाहिए भंगी समाज, जिसको भंगी समाज कहा जाता है, असल में उस कबीले का नाम भंगी कबीला था। भंगी कबीला करता क्या था, ये इन ब्राह्मणों के यज्ञ, ये जो यज्ञ करवाते थे लोगों के लिए राक्षसों का नाश करने के लिए, तो उसको तहस नहस कर देता था, जिससे उसका नाम पड़ गया था ये भंग कर देता। ये हमारे जो हम यज्ञ करवा रहे हैं इसको भंग कर देता, तो तब उन्हें भंगी कहने लगे थे बहुत से लोग। भंगी कबीला जो है उसको फिर इन्होंने वाल्मीकि समाज कर दिया, ताकि पूरी तरह से इसको पकड़ दिया जा सके। हर जाति धर्म के बंदों को एक एक भगवान दिया इन्होंने, ताकि वो लोग इनके पंजे में, ब्राह्मणिकल समाज के पंजे में आ जाएं, हिंदू बन के इनके शिकंजे में आ जाएं। तो उसको समझना, हालांकि वो जो समाज था हमारा, जो इसको आजकल वाल्मीकि समाज कहते हैं, वो बंगी समाज था। और बंगी उनका नाम ही इसलिए पड़ा था कि वो इनके यज्ञ ये वो जो करते थे ड्रामाबाजी, उनको वो भंग कर देते थे। पर आगे चलते हैं। ये बुनकर जाति के सिख को आर्य समाजी कहाँ पर ले गए, लाहौर। तब क्योंकि लाहौर और ये सारा एक था, तो लाहौर ले गए और वहां पर जाके उसको आर्य समाजी बनाया। और बनाया कैसे, वो ध्यान पढ़ने सुनने वाली चीज है। बीचों बीच, शहर के बीचों बीच उसको बिठा के वहां पर उसके केश और दाढ़ी मूछों पर उस तरह चिल्लाने का दृश्य जो था, उसने सारे के सारे सिख को भयभीत किया। उसको बीच चौराहे में बिठा के सबके सामने उसको आर्य समाजी बनाया गया। सर पर उसके उस तरह चलाया गया, मूछ दाढ़ी उसके काटे गए, जैसे आज भी लोग करते हैं, मैं सिक्खी को छोड़ दूंगा। मैं ये नई बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कुछ नया हो रहा है। नया नहीं हो रहा भाई, ये साजिश षड्यंत्र जो है ये 146 साल पुराना, 146 साल पुराना है, 147 साल पुराना है। ये नया नहीं है, आप लोगों के लिए नया है, पर जो लोग हिस्टोरिकल इस चीज की तहकीकात समझते हैं की है, जिन्होंने जो जानते हैं वो पकड़ रखी है, ये साजिश नहीं है, नई नहीं है सिखों के लिए, सिखों के खिलाफ ये साजिश नहीं है। और खासकर ये जो हमारे कबीलाई समाज है जिनके मैंने नाम लिए आपको, जिसमें गुजर हैं, जाट हैं, सैनिक, कंबोज, लुबाना, तरखान, ये सारे के सारे, भंगी समाज हमारा, सांसी समाज हो गया, बाजीगर समाज हमारा हो गया, इनके खिलाफ ये षड्यंत्र जो है ये 147 ईयर्स ओल्ड है।
आर्य समाज की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर सिखों ने सन 1905 में अमृतसर, हालांकि पहले सिखों को बहला फुसला भी दिया था किसने, गांधी, बकरी वाला गांधी इसमें शामिल था। ये मूल शंकर तिवारी नामक, जो जिसको दयानंद सरस्वती भी कहते हैं, ये इसमें शामिल था। और तीसरा बंदा इसमें कौन शामिल था, तीसरा बंदा इसमें शामिल था लाला लाजपत राय, जो हिंदू खत्री था। ब्राह्मण, बनिया और खत्री, ये ट्रायंगल इन्होंने बनाई थी। तीन आज भी देखें कि ब्राह्मणी कल समाज में कौन कौन सी जातियां हैं, ये जातियां हैं, सेटल जातियां हैं। इसमें है ब्राह्मण, बनिया, हिंदू खत्री और राजपूत। इनके अलावा नहीं है कोई भी असल में। बाकियों को टेम्परेरी ये क्षत्रिय क्षत्रिय में ऐड करते हैं, फिर नीचे ड्रॉप कर देते हैं। जब किसी से, किसी ओबीसी समाज से किसी को एससी समाज पे जुल्म करवाना होता है, ब्राह्मण मुस्लिम या क्रिश्चियन के खिलाफ, तो उनको एक नकली पदवी दे दी जाती है कि तुम भी क्षत्रिय हो। तो वो पागलों की तरह अपने ही भाइयों पर झपट पड़ता है। जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती तो फिर को उसको नीचे शूद्र में फेंक दिया जाता है। कईयों को परमानेंटली दलित में सेटल कर दिया जाता है। तो ये षड्यंत्र को समझना है। हम फिर से कह रहे हैं कि कबीलाई समाज तब भी यहाँ पर लोग ये रह रहे थे जब अभी तक ब्राह्मण नाम की चिड़िया ने इस धरती पर पांव भी नहीं, पैर भी नहीं खोले थे। तब से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सभी के सभी कबीले, और बहुत प्यार से रह रहे थे। हाँ, कबीलों के आपसी झगड़े होते थे, आज भी होते हैं। जहां पर ब्राह्मणवाद नहीं है, अफ्रीका की तरफ या आप कनाडा की तरफ, यूएस की तरफ, इधर भी जाते तो वहां पर भी कबीले रह रहे हैं, वो आपस में झगड़ते थे। कोई किसी की बकरी उठा के ले गया, कोई किसी के घर तोड़ दिया, ये झगड़े होते रहते थे। पर ये जो परमानेंट ऊंच नीच का सिस्टम है, ये हमें नहीं था। कबीलाई समाज में ये बिल्कुल भी नहीं था। ये जो वर्ण व्यवस्था, वर्ण का मतलब ही जो कास्ट सिस्टम होता है, ये परमानेंटली एक जगह पे फिट करने का जो सिस्टम था, ये ब्राह्मणवाद आने के बाद में हुआ है। तो उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि 1905 जब ये हमला होना शुरू हो गया, तो फिर जो इनके कहने पर 1905 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में रखी हुई जो बाहरी परिसर में मूर्तियां थी, वो भी हटा दी गई। वो सारा किस्सा सिख समाज तो जानता है, जितना भी हमारा बाकी का ट्राइबल समाज है, उसने भी वो षड्यंत्र समझना है कि कैसे इन्होंने, जैसे बुद्ध धर्म को, अब बुद्ध धर्म को अपनी ब्रांच बना लिया है। कोई भी ब्राह्मण या बनिया ये नहीं कहता, ना ये समझता है कि बुद्ध धर्म एक अलग धर्म है। हालांकि बुद्ध धर्म अपने आप में एक धर्म था। हमारे, मैं सिखों को भी बता दूं, बहुत सारे हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को नहीं पता कि दो किस्म के सिस्टम है धरती पे। एक है आगम, एक निगम। रामधारी सिंह दिनकर की इस पे काफी अच्छी किताब भी है। आगम की सिस्टम मेरे ख्याल से, जो हम किया खोज और पढ़ी भी है, आगम के वो सिस्टम होते हैं जिनमें लोगों को शोषण करने के लिए बनाए गए हैं, जो लोगों का शोषण करने के लिए बनाए गए हैं, जहां लोगों पे जुल्म करने के लिए बनाए गए, उसमें एक खास किस्म के लोग हमेशा के लिए टॉप पे आ जाते हैं। टॉप पे ऐसे आ जाते हैं कि अगर उनकी गिनती कम भी है, जैसे हमारे ब्राह्मणों की गिनती भारत में 3 या 4% से ज्यादा नहीं है, पर धर्म के हिसाब से वो सबसे ऊपर टॉप पे चले गए। किसी भी मठाधीश, ये वो सब बनना उनका ही हक हो गया है, जन्मजात हक हो गया है। वहां पर वोटिंग जैसा सिस्टम नहीं होता। पर ऑन द अदर हैंड जो आगम के सिस्टम हैं, उनमें लोगों को पास लाने की और लूट खसूट कम करने की व्यवस्था की गई है। बुद्ध धर्म को अगर देखा जाए, बुद्ध हो गया, इवन जैन धर्म, बुद्ध, जैन, सिखिज्म, कबीर साहब, कबीर पंथ जिसको बोलते हैं, रविदास महाराज की जो लेखनी है, ये सब आगम के सिस्टम आते हैं, जिन्होंने लोगों को पास लाने की कोशिश की। तो इन्होंने जैसे बुद्ध धर्म को खत्म किया, यहाँ से अपना ही पार्ट बना लिया। अब तो बुद्ध धर्म उस क्रांति में भी शामिल नहीं है कि मैं एक अलग धर्म हूं, क्योंकि बहुत सारे बौद्ध स्कॉलर्स को इन्होंने मार दिया था, बुद्ध भिक्षुओं को जो कर रहे थे। ऐसे ही जैनिज्म को भी मर्ज किया, कबीर पंथ को भी बीच में खींच लिया। ये सनातन का एक फेक नैरेटिव फैला के सब धर्मों को जब खींचा, तो सिखों को भी जब खींचने की कोशिश की, क्योंकि सिख धर्म में वो इंक्रिप्शन है ब्राह्मणवाद को तोड़ देने की, तो उनकी आंख जल्दी से खुल गई और उन्होंने ये एक्शन किया कि जो 1905 में उन्होंने इनसे बिल्कुल अपने आप को अलग कर दिया। एक क्रांति लेके आए कि जितना भी ब्राह्मणवाद घुसा था, ये घुसता जाएगा। ये सदियों से घुसने की कोशिश करता है, जैसे बुद्ध धर्म में घुस गया,
उसको कब्जा ही लिया, पूरा कब्जा कर लिया, जैनिज्म को पूरा कब्जा कर लिया। ऐसे सिखों में भी तो बार बार क्रांति आने की वजह से 1905 में जो क्रांति आई, तो उन्होंने मूर्तियां ये वो सब हटा दी कि हम हिंदू नहीं हैं। इस उपरोक्त संक्षिप्त इतिहास से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आर्य समाज किस तरह जानबूझकर सिख धर्म का खात्मा करना चाहता था, और इसी कड़ी में उसने जाटों में सिख धर्म के होते जा रहे प्रचार प्रसार को रोका था। तो आज हम क्योंकि एक कबीले पे बात करने जा रहे हैं, जाट कबीले पे बात करने जा रहे हैं, कल को हम लुबाना कबीले पे बात करेंगे, फिर सैनी समाज पे बात करेंगे, भंगी समाज पे बात करेंगे। उनके जितने बड़े विचारक निकल के गए हैं उस समाज से, उनको पकड़ पकड़ के अकेले अकेले का हम लोग यहाँ पर पूरा विस्तार से आप लोगों को बताएंगे, तो आपको फिर समझने में और भी सहायता होगी। जैसे हमारे बहुत बड़े विचारक निकल के गए हैं, फूले जी, तो फूले दंपति का जो इतिहास है, वो भी हम सारा करके बताएंगे, जो माली समाज की तरफ से आते हैं, कि कैसे इन्होंने आज का जो माली समाज है, कैसे वो ब्राह्मण का गुलाम, हिंदू मानसिक गुलाम हिंदू बन के घूम रहा है, जबकि इतने बड़े महान विचारक वहां से निकल के गए हैं। सावित्री बाई फूले और उनके हस्बैंड दोनों, उन्होंने क्या विचार दिए थे, कैसे वो विचारक थे, ऐसे हम अकेले अकेले समाज को पकड़ के समझाएंगे। समझना आपका काम है आज, क्योंकि ये पहला जो चैप्टर हम चलाएंगे 5, 10, 15 दिन, ये जाट समाज के समझने के लिए है। ये अकेले अकेले जाट बच्चे को तक ये हमारी वीडियो आपने पहुंचती करनी है। आप इसको डाउनलोड करें, अपने चैनल से चलाएं, कोई इसका कॉपीराइट नहीं है, कोई हमारा काम पैसे बनाने का नहीं है। आप इसकी रिकॉर्डिंग करें, अकेले अकेले जाट समाज के बच्चे को पहुंचती करें, ये हमारा काम होगा। कोई इसमें ऐसा चक्कर नहीं है कि आप कोई कॉपी राइट्स हैं जो पैसा बनाना है। आप खुद की रिकॉर्डिंग करें अपने यूट्यूब से, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फिर से इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार कॉपीराइट के मारे कहते हैं नहीं ऐसा हो जाए, नहीं, कोई कॉपीराइट कुछ नहीं है। आप, यू आर फ्री टू डाउनलोड इट, रिकॉर्ड इट एंड स्प्रेड इट एज मच एज यू वांट। तो आप खुल के काम करें। जो हमने अब तक का पढ़ा बातें, उससे हमें क्लियरली पता चल गया कि आर्य समाज जो है ये जाट कबीले के सिख धर्म से रोकने के लिए ही बनाया गया था, और 3, 4 और भी कबीले हैं जिनको रोकने के लिए बनाया गया था, पर सबसे बड़ा इफेक्ट इसका जाट समाज पे हुआ, तो इसीलिए हमने जाट समाज से शुरू कर दिया आज का काम। एक बार जब आर्य समाजी नेतृत्व को यह यकीन हो गया कि अब जाट पूरे तरीके से सिख धर्म से विमुख हो गया है, तब इसने अगले चरण के रूप में हेडगवार और सावरकर के फार्मूले पर अमल करना शुरू कर दिया। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ हिंदू बन चुका है, तो फिर उन्होंने फार्मूला सेकंड स्टेप में चालू कर दिया। वो क्या था? वो था आरएसएस के जो बानी थे हेडगवार और सावरकर, उसका फार्मूला। तो वो फार्मूला आज हमको पढ़ आपको बताएंगे कि वो फार्मूला क्या था। आइए इसे थोड़ा सा समझते हैं। सन 1918 में ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि अब 30 वर्ष के ऊपर की उम्र वाली महिलाएं ब्रिटेन में वोट दे सकेंगी। इस प्रस्ताव के समांतर भारत का आम ब्राह्मण अपने नेताओं समेत भारत में बराबर ये प्रचार कर रहा था कि ब्राह्मण आर्य हैं और वे बाहर से आए हुए हैं। ये बात समझने वाली है कि आर्य कौन था। ये जो एक मैक्स मूलर को से भी किताब लिखवाई गई थी, क्योंकि ये उनके कजन बन रहे थे जर्मनी के, और उनसे सहानुभूति ले रहे थे कि तुम भी विदेशी हम भी विदेशी, आओ मिलकर राज करें इन लोगों पे। तो ये इन्होंने बहुत प्रचार पहले ही कर दिया था कि हम भी विदेशी हैं, आर्य हैं, हम सुपीरियर हैं लोगों से। ऐसा वैसा कुछ नहीं था। आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण भीख मांगने आए थे, पर इसमें इन्होंने फैला दिया था उस वक्त में कि हम भी विदेशी हैं, आर्या सुपर ब्रीड हैं, लोगों से अच्छे हैं, तुम भी विदेशी हो, तो हमें लोगों पर इकट्ठे मिलकर राज करना है। तो ऐसा करना, जो इनका ये प्रचार करना कि हम आर्य हैं और विदेशी हैं, इसका कारण क्या था? ऐसा करने के पीछे ब्राह्मणों के 2 ही उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो यह था कि इस देश का जनसाधारण विदेशी की बहुत इज्जत करता था, आज भी है। ये भावना भारतीयों में आज भी छुपी हुई है कि विदेशी या इंग्लिश स्पीकिंग, एनीबॉडी हु कैन स्पीक इंग्लिश, ये मैंने बोला तो उससे लगेगा कि शायद बंदे को समझ ज्यादा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं, कितनी भी भाषाएं हैं, वो एक बातचीत या प्रचार या प्रसार का माध्यम है। उससे आदमी का ज्यादा ज्ञानी होना या कम ज्ञानी होना, इंटेलिजेंट होना या कम इंटेलिजेंट होना तय नहीं होता है। पर
वहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को ये लगता था कि अगर इसकी चमड़ी थोड़ी-सी सफ़ेद है, या बाहर से आया हुआ है, जहाँ ये इंग्लिश बोलता है, तो शायद ये ज़्यादा समझदार है, इसलिए लोग उसकी इज़्ज़त ज़्यादा करते थे। तो ब्राह्मणों ने लोगों से इज़्ज़त पाने की खातिर नकली प्रोपेगेंडा किया कि हम भी यूरेशिया की तरफ से आए। यूरेशिया की तरफ से नहीं, थाईलैंड, कंबोडिया की तरफ से आए थे, ये हमें पता चल चुका है। पर दूसरा उद्देश्य क्या था उनका? दूसरा उद्देश्य यह था कि अंग्रेज भी विदेशी हैं, ब्राह्मण भी विदेशी हैं, तो इन दोनों विदेशियों का गठजोड़ बनेगा और मुल्क को लूटने में उनको सुविधा होवेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों के साथ गठबंधन करके इन्होंने जितने भी लोकल ट्राइबल समाज के, किसी भी समाज के राज्य थे या राज थे, वो तुड़वाए। पहले मुगलों के साथ मिलके, फिर अंग्रेजों के साथ मिलके। तो ये 2 लालच ये ले रहे थे। आम जनमानस जो भारत का था, उसको लूटने के लिए ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को बता दिया कि हम विदेशी हैं, और यहाँ के लोगों पर इंप्रेशन डालने के लिए एक झूठी अपनी प्रशंसा या ताकत दिखाने के लिए बोल दिया हम भी आर्या हैं। आर्या, समथिंग क्रेजी आर्या, पर पता नहीं वो कौन था आर्या। लेकिन महाराष्ट्र के चित्तपवनी ब्राह्मण डॉक्टर हेडगवेयर को जब ब्रिटेन में हुई इस नई डेवलपमेंट की जानकारी हुई, मिली, तो उसके कान खड़े हो गए। क्या हुई थी? औरतों को, 30 साल से ऊपर की औरतों को वोट देने का हक। ये जो चित्तपवनी ब्राह्मण हेडगवार था, इसको जब इसका पता चला, तो इसके कान खड़े हो गए। ब्रिटेन की इस नई डेवलपमेंट में इस ब्राह्मण को भविष्य दिखा दिया। उसे पता चल गया कि अब भविष्य में यहाँ भी होगा। आज अगर ब्रिटेन में ये कानून पास हुआ है, तो औरतों के वोटें देने का हक कभी ना कभी भारत जरूर आएगा। क्योंकि पढ़ काम क्या था सारा-सारा दिन इनका? यही विचार करने। जैसे आज हम विचार कर रहे हैं, तो हमें बहुत बातें पता चलती हैं, तो जिनका सारा काम ही विचार करना था, तो वो ये बातें फ़िगर आउट कर रहे थे। इसने विचार किया कि जो हो ना हो आज, नहीं तो कल भारत आज़ाद होगा, और अगर आज़ाद भारत में भी सभी को वोट देने का अधिकार मिल गया, तो फिर आर्य विदेशी ब्राह्मण को वोट कौन देगा? ये है समझने वाली बात। कैसे ये खुद को आर्या कहने वाले लोग यकदम से गियर चेंज करके, गाड़ी का गियर चेंज करके रिवर्स गियर कैसे इन्होंने ठोका कि हम भारतीय हैं, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, जबकि गोरों के यहाँ रहने तक ये आर्या बन के घूम रहे थे। ये हडगवर और सवरकर का फार्मूला था, जिसकी वजह से इन्होंने बैक गियर ठोका। वोट की तो बात छोड़िए यार, आजाद भारत में यह मांग तक उठ सकती है कि अंग्रेज विदेशियों को भगाने के बाद अब आर्य ब्राह्मण विदेशियों को भी भगाया जाए, कि विदेशियों की हुकूमत स्वदेश में नहीं चलनी चाहिए। तो ये दोनों मांगे कभी भी उठ सकती हैं। ये लोग ये भांप गए थे। भविष्य की इन चुनौतियों को भांप कर डॉक्टर हेडगवर ने सोचना शुरू किया कि वह कौन सा फार्मूला हो जिससे आजाद भारत में ब्राह्मणों की सत्ता कायम की जा सके। इस सोच विचार में इसने विनायक दामोदर सावरकर, जिसको लोग वीर सावरकर और कई लोग माफी वीर सावरकर भी बोलते हैं, इसको भी शामिल कर लिया। इन दोनों ने मिलकर फार्मूला तैयार किया, जिसे इतिहास में हेडगवार सावरकर फार्मूला कहा जाता है। फार्मूला यह बना कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए, लोगों को पहले हिंदू बनाया जाए, जो कि ब्राह्मण का गुलाम है मानसिक, पहले वो बनाया जाए, और फिर उनको एक विदेशी तो छोड़ के जाएगा अंग्रेज कभी भी। दूसरा विदेशी, बिल्कुल इस्लाम एक विदेशी धर्म है, वो भारत का नेटिव धर्म नहीं है। तो यहाँ का जो ब्राह्मणों का मानसिक गुलाम हिंदू है, उसको उस विदेशी धर्म के खिलाफ भड़काया जाए। और जितना ज्यादा हिंदू ध्रुवीकृत होगा, अगर इस ध्रुवीकरण को वोटों के ध्रुवीकरण में तब्दील कर दिया जाए, तो सत्ता खुद ब खुद ब्राह्मणों के ही हाथ में आएगी, क्योंकि ब्राह्मण ही हिंदू धर्म का अगुआ है, मतलब हिंदू धर्म का जो लीडर है वो ब्राह्मण ही है। तो अगर इस सारे को इकट्ठा कर लिया जाए, तो इसको कर लिया जाएगा। इस ध्रुवी इस ध्रुवीकरण के सत्ता के किसी जाट, गुज्जर, अहीर, और इसमें राइटर जो है उसने जो ब्राह्मण शब्द यूज करते हैं, वही नाम लिए हैं, पर जो इसने शब्द लिया है वो बिल्कुल नहीं है राइटर का। मैं इसीलिए कहा था कि राइटर की बहुत सी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। उसकी खोज बहुत अच्छी है, पर उसने जो लिखा है वो नेचुरल फ्लो में जो है। तो इसमें गुजर समाज का नाम है, आगे हमारे भंगी समाज का नाम है, आगे हमारे जो चमार समाज के लोग हैं, कि इन किसी के हाथ में नहीं जाएगी। अगर सत्ता इनको हिंदू बना दिया जाए और हिंदू को ध्रुवीकरण कर लिया जाए, ध्रुवीकरण को वोटों में तब्दील कर लिया जाए,
तो सत्ता किसी भी ट्राइबल के हाथ में नहीं जाएगी, ये खुद ब खुद ब्राह्मण के हाथ में आ जाएगी। कार्यकरण सिद्धांत के तहत केवल मात्र ब्राह्मण ही राजा बनेगा। तो सारा फार्मूला इन्होंने निकाला, तो उनसे इन्होंने हिसाब लगाया कि जो ब्राह्मणिकल समाज है वही यहाँ पर राज करेंगे, और वो हो भी बिल्कुल वैसा रहा है। 13% पॉपुलेशन मैक्सिमम, 10 से 13% ब्राह्मणिकल समाज जो है वो 87% से लेके 89% समाज, जिसको बहुजन समाज भी कहा जाता है, उस पे राज कर रहा है। ये जितने भी ट्राइबल हैं, जिसमें गुजर हैं, सैनी हैं, जाट हैं, लुबाने हैं, कंबोज हैं, हमारा भंगी समाज है, हमारा जाटव समाज है, मराठा समाज है, ये जो चौधरी पटेल, नीचे कप्पू कर्मी, सब इनकी गिनती जो अब 87 से लेके 89% बनती है, पर इन पे राज जो कर रहा है वो केवल और केवल 11 से 13% लोग वो कर रहे हैं। रीजन ये फार्मूला है, जिसकी वजह से ये लोग इनको हिंदू बनाने में कामयाब हो गए और खुद राजा बनने में कामयाब हो गए। इस फार्मूले को तैयार करने के बाद पूरे देश के ब्राह्मणों ने मुस्लिम विरोधी प्रचार में तेजी ला दी, जिससे हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुए और ज्ञान के किसी निज़म की तरह ब्राह्मणों के पास सत्ता की कुंजी आ सके। इस फार्मूले के आधार पर डॉक्टर हेडगेवार ने सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की, जिसे कि आजकल लोग राष्ट्रीय स्नेक संघ भी कहते हैं। हमें पता चल चुका है कि ट्राइबल समाज को कैसे डसा है इसने, और कैसे एक जो चीज बहुत साइंटिफिकली तरीके से किया गया, एक धर्म जो लड़ सकता था इनके खिलाफ, उसे कमजोर किया, उसे अंदर से बाहर से हमला करके तोड़ा सिख समाज को। क्योंकि मुस्लिम समाज से उन्हें खतरा, या मुस्लिम धर्म से खतरा नहीं था, क्योंकि मुस्लिम धर्म कभी भी ये क्लेम नहीं कर पाएगा कि मैं इस धरती का नेटिव धर्म हूं, मेरा लोगों के साथ कोई कनेक्शन है, वो कभी भी स्थापित नहीं कर पाते। ब्राह्मण ये जानता था, इसलिए उसके लिए सिख धर्म को खत्म करना बहुत जरूरी था, कि जितने भी ये हमारे कबीलाई समाज, जिसमें जुलाहा समाज कबीला आ जाता है, हमारा तरखान कबीला आ जाता है, तेली कबीला आ जाता है, ये सारे के सारे कबीलों को पहले सिक्की में जाने से रोका, बाद में मुसलमानों के खिलाफ प्रचार किया, और इनको हिंदू बना के अपनी जो वोट करने की नीति थी उसमें ले लिया। पंजाब का आर्य समाज भी इसी फार्मूले पर अमल करने लगा, क्योंकि ब्राह्मणों की खासियत क्या थी, इन्होंने ब्राह्मणों की मीटिंगें कर करके लोगों, जो जितने भी कबीलाई लोग थे, वो अंग्रेजों के पहले मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये पहले मुगलों के साथ मिलकर और बाद में अंग्रेजों के साथ मिलकर लोगों के खिलाफ साजिश बना रहे थे। पंजाब का जो आर्य समाज था वो भी इस फार्मूले पर अमल करने लगा। आर्य समाज के नेता लाला लाजपत राय कांग्रेस में भी थे और हिंदू महासभा में भी थे। तो अगर कोई समझता ये दो विरोधी पार्टियां थी, नहीं, वो हिंदू महासभा में भी थे और वो कांग्रेस में भी थे। तो कई लोग समझते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ये अलग अलग सब है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके टॉप पे ब्राह्मणिकल समाज का कब्जा है। इवन जो मोदी, जिसको ओबीसी समाज में प्रचारा जाता है कि वो एक ओबीसी समाज का हिस्सा है, नहीं, वो गांची तेली हैं, असल तेली नहीं है। असल तेली जो है वो अहीर लैंड में पाए जाते हैं, जो बीज जो थे, फसलों के बीज को पीस कर उसका तेल निकाला करते थे। जबकि मोदी जिन फैमिली से आता है वो बनिया फैमिली है, जो एक तरफ से तेल लेके दूसरी तरफ तेल बेचकर व्यापार किया करता था। बहुत समझने वाली बात है। इस समाज को कैसे ओबीसी में नौकरी चोरी करने के लिए दाखिल करवाया गया, एक लंबा चौड़ा सिस्टम है। इसके बारे में कब कब कहामतें पास हुए, मॉडर्न टाइम के लोग जानते हैं अच्छी तरह से। पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ यहाँ ब्राह्मणवाद ने सन 1980 में फार्मूला तैयार किया था। वहीं दूसरी ओर वाहिगुरु ने इस फार्मूले की काट के तौर पर चौधरी छोटू रामा मियां फजले हुसैन की राजनीतिक मिलन करवा दिया। ये जो थे एक राजपूत समाज से आते थे, एक जाट समाज से आते थे। तो ये लोगों ने अचानक से, इनको महसूस हुआ कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। इवन आज का राजपूत अगर अपनी वो झूठी, जो झूठी उसको चून चाटनी थोड़ी सी चटा दी गई है कि तुम लोगों से थोड़ा सा ऊपर बैठे हो, वो छोड़कर असलियत पे आ जाए, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो कोई जाति, क्योंकि वो जातियों में शामिल हो गया, तो अपना करवा रही, तो वो राजपूत जाति है। राजपूत जो जाति है, ये
जाटों, गुजरों, अहीरों, इन सब जितने हमारे कबीलाई समाज थे, इनमें से ब्राह्मणों ने निकाल कर इनके बच्चों को मानसिक तौर पर खराब करके इनका मन उसमें से निकाली हुई जाती है। ये कोई अलग लोग नहीं है। ब्राह्मणों के अलावा हम में से लोगों को कभी जाटों को थोड़ा ऊपर कर दिया, कभी गुजरों को थोड़ा ऊपर कर दिया, कभी इसको ऊपर कर दिया और उसी को दूसरे लोगों के खिलाफ भड़का के लड़वाया। ये जितने भी निकले हैं, इन्होंने इनके जो समाज के इंटेलिजेंट लोग थे उस टाइम, उन्होंने फील किया कि हमें कुछ करना होगा। तो उसके लिए चौधरी छोटूराम जो कि जाट समाज से आते थे, फजले हुसैन जो राजपूत समाज से आते थे, उन्होंने मिलकर एक पार्टी तैयार की। पंजाब में जो बड़ा पंजाब था उसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। और इसमें और कबीलों के लोगों को भी लिया। अगर आप उसकी लिस्ट देखें तो उसमें हर कबीले से छोटे बड़े, जिसकी गिनती कबीले की छोटी थी उसमें से भी लोग थे, जो बड़े बड़े कबीले थे उनमें से थे। सबने मिलकर अपनी यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। एक हिंदू जाट और दूसरा मुस्लिम राजपूत से मिलकर राजनीतिक पार्टी के गठन ने ब्राह्मणों से मुस्लिम विरोधी का मुद्दा ही छीन लिया। तो पंजाब में एक फॉर टाइम बिंग उस वक्त ये मुद्दा छिन गया, क्योंकि अब कोई जाट और मुसलमान विरोध करता तो जाट उसको और राजपूत और ये सब उसके दुश्मन हो जाते कि तुम हम भाइयों को लड़वा के ये जो ब्राह्मणवादी खेल इधर खेल रहा है ये नहीं चलेगा। ये 1947 से पहले की बात है। और यूनियनिस्ट पार्टी जो थी उसने पंजाब पर 47 से पहले राज किया है। बहुत से लोगों को इसका इतिहास नहीं बताया जाता, पर जो हरियाणा के लोग हैं वो भी सर छोटू राम को नहीं पढ़ते। मेरा बहुत उनसे आग्रह है, स्पेशली जो जाट समाज है उसको जागना होगा, अपने भाइयों से लड़ना झगड़ना, जो उनको ऊंचे या नीचे समझना छोड़ना होगा, अपने हकों के लिए लड़ना होगा। अपने हकों के लिए जो ब्राह्मण है वो पहले से ही जागा हुआ, वो पहले से जागा हुआ। और झगड़ा करवाते कैसे, झगड़ा देखना है कि भाइयों भाइयों में झगड़ा कैसे करवाते हैं। कि जितने भी कबीलाई ट्राइबल समाज जो जमीन से जुड़े हुए थे उनके पास जमीनें हैं, जो जमीन से जुड़े हुए थे उनके पास जमीनें, जो और कारी बिहारी थे उनके पास जमीनें ना होने की वजह से उनको तेजी से इसने गरीब कर लिया ब्राह्मण ने और नीचे गिरा दिया। हालांकि वो कभी भी इनके शूद्र दलित नहीं थे, उनको दलित में और शूद्र में इधर उधर गिराया। तो फिर थैंक्स टू बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने और उनके प्रयत्नों के सदका इनको कुछ रिजर्वेशन मिली। अब लड़ाया कैसे जाता है, जितने भी ये कबीलाई समाज हैं, जिसमें जाट हैं, गुज्जर हैं, सैनी हैं, लुबाने हैं, कंबोज हैं, तरखान हैं, इनको कहा जाता है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि ये जो एससी समाज के लोग हैं ये नौकरियां ले रहे हैं रिजर्वेशन के बेस पे, इसलिए तुम इनका विरोध करो। उनको हर दिन रात ये पढ़ाई पाठ पट्टी पढ़ाई जाती है, जबकि ये झूठ है। मैं इसको बताऊंगा कि कैसे झूठ है। और उसी वक्त दूसरी तरफ से एससी समाज के लोगों को भड़काया जाता है कि जितने भी ट्राइबल समाज के लोग हैं इनके पास जो भी प्रॉपर्टी है इस पे आपने, जबकि वो प्रॉपर्टी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है उनके पास। जल जंगल जमीन, क्योंकि कबीलाई कैसे हैं, कबीलाई लोग कौन है, कबीलाई लोग वही हैं जैसे आज हमारे एसटी समाज के लोग हैं। एसटी समाज ट्राइब्स जो हैं वो क्योंकि जंगलों में रह गई, उनके जल जंगल जमीन बच गए, तो इसलिए उन्हें एसटी कहा जाता है। जबकि ये जो ट्राइब्स हैं जैसे जाट, गुज्जर, सैनी, लुबाने, कंबोज, इनके खित्ते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और ये सारा जो बड़ा खित्ता है, जहां जहां पर डेवलपमेंट हो सकी वहां से जल जंगल जमीन काट दिए गए। और बैठे बिठाए ये लोग जो थे ट्राइबल्स, बैठे बिठाए ये पहले छोटे छोटे गांव के शिकार हो गए, फिर शहरों के शिकार हो गए और धीरे धीरे उनके जो जंगल थे वो विलुप्त हो गए। पर वो ट्राइब्स वहां की वहां ही बैठी हुई हैं, इसलिए वो जल जंगल जमीन उनके हिस्से के हैं। पर एससी समाज को जानबूझ के कहा जाता है कि देखो ट्राइबल के पास तो जमीनें हैं, तुम उस पर हमला करो। तो क्या करते हैं जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं वो एससी समाज की नौकरी के खिलाफ लड़ते रहते हैं। और एससी समाज के लोग सपना देखते हैं, सपना उनको गलत सपना दिखाया जाता है कि ये देखो ये हमने कर देना है, वो कर देना। ऐसा कुछ नहीं होता, बाहरली देशों में भी ऐसा नहीं होता। तो इसलिए दोनों को लड़वाया जाता है। हालांकि मैं ओबीसी समाज और जनरल समाज में बैठे अपने कबीलाई भाइयों को बता दूं कि एससी समाज की जो गिनती है वो 17.5% से लेकर 20% के करीब है। और जो हमारा एसटी भाईचारा है, जो ट्राइब्स अब भी बैठी हैं जल जंगल जमीन में, उनकी जो गिनती है वो 22% के करीब है।
17.5 से लेके 20% जो हमारा एससी भाईचारा है, उसके पास रिजर्वेशन है 15%। 15% में भी बैकलॉग लगा हुआ है, मतलब कि वो अपनी भी नौकरियां नहीं ले रहे, तो वो तुम्हारी नौकरियां कब छीनने आएंगे? वो आज तक अपनी नौकरियां भी पूरी नहीं ले सके, तुम्हारी नौकरी कब लेने आएंगे? जो एसटी समाज है, ट्राइबल समाज हमारा है, जो आज भी जल जंगल जमीन में बैठा हुआ है, उसके पास रिजर्वेशन है मात्र 7.5%। हालांकि उस समाज के पास सबसे ज्यादा रिजर्वेशन होनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूं कि पूरी 22% रिजर्वेशन उनके पास होनी चाहिए। वो कुछ भी नहीं ले रहा, उनके बच्चे आज भी स्कूलों में नहीं जा रहे। आपकी नौकरी कब लेंगे? आपकी नौकरी छीन रहा है ऊपर बैठा ब्राह्मण बनिया 13%। कहीं पर भी जाके देखें, उसको चाहे ब्यूरोक्रेसी में देख लें, जुडिशरी में देख लें, जितनी बड़ी बड़ी ये मंत्री हैं या मंत्रालय हैं, उनमें जाके देख लीजिए, पूरी तरह से ब्राह्मणी का लोग भरे पड़े हैं। अगर जाटों के पास, गुजरों के पास, सैनियों के पास, कंबोजों के पास नौकरियां नहीं हैं, तो उसका कारण एससी भाईचारा, एसटी भाईचारा नहीं है। उसका कारण है ब्राह्मणी कल समाज। जाएं बड़ी बड़ी नौकरियों पर, लास्ट नेम देखें लोगों के, आपको बात क्लियर हो जाएगी कि सर छोटू राम जैसे विचारक, क्योंकि जाट समाज की बात हो रही तो जाट समाज के पर आऊंगा, उनकी बात ना मानने से आप लोगों ने अपनी ग्राउंड खोई है। उनकी बात ना समझने से, अपने बुजुर्गों की बात ना मानने के कारण आपने अपनी जो नेचुरल पोजीशन बनती है वो लूज की है। इसलिए अब अगर आपको लड़ना है तो वो ब्राह्मणी काल समाज के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, ना कि अपने ही भाइयों से, कभी गुजरों से, कभी सैनियों से, कभी एससी समाज से झगड़ा कर लिया, कभी उस समाज से झगड़ा कर लिया। ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसके साथ ही आज का हमारा ये चैप्टर हम खत्म करते हैं। रिकॉर्डेड है, इसको हम उधर अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके जो दिल करे आप कर सकते हैं। पर ये बातें जो होंगी सारे के सारी सबूतों के साथ होंगी। सर छोटू राम की जाट गजट जो उन्होंने लिखी थी, इसी पे, उसमें से, और बहुत से उस टाइम के जो लेख लिखे हैं उसमें से होंगी। वैसे तो हमारे पास और भी बहुत सा इतिहास और सबूत पड़े हुए हैं, हम वहां से रेफरेंसेस भी लेंगे, आप खुद भी रेफरेंसेस ले सकते हैं। पर आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है ये समझना कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो पंजाब के उस खित्ते पे यूनियनिस्ट मिशन जो पार्टी थी, उसमें कौन कौन था? आपको हर कबीले, हर समाज के लोग उसमें मिलेंगे। सर छोटू राम की पार्टी जो थी, जो स्पेशली बनी थी ट्राइबल्स को, आर्य समाज या ब्राह्मणों से बचाने की खातिर, हालांकि खुद जैसे मैंने भाई वीर सिंह, माया सिंह जी और ज्ञानी दित सिंह जी का नाम लिया, जो कि खुद आर्य समाज का शिकार हो गए थे, बाद में छोड़ के आए हैं। ऐसे ही सर छोटू राम भी एक टाइम पे बहुत बड़े आर्य समाजी रहे हैं। पर जब उन्हें इनके षड्यंत्र का समझ आई तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है जाट समाज को उठाने के लिए। बदकिस्मती है जाट समाज की कि फिर से वो बार बार ब्राह्मणों के षड्यंत्र का शिकार हो गया। पर हम सबूतों के सहत सर छोटू राम की किताबों और दूसरे जो हमारे विचारक निकल के गए हैं उनकी किताबों को आपके सामने रखेंगे। इसमें मॉडर्न टाइम के जो हमारे विचारक हैं उनकी भी बात किया करेंगे, पुराने टाइम की बातों। सबसे पहला हमें क्या काम करना है कि हमें एक सेट ऑफ रूल बनाना पड़ेगा कि जितना भी हमारा ये जो बहुजन जिसको कहते हैं, जिसमें गुर्जर आते हैं, सैनी आते हैं, जाट आते हैं, अहीर आते हैं, मराठा आते हैं, पटेल आते हैं, हमारा याटव समाज आता है, हमारा भंगी समाज आता है, सांसी समाज आता है, जितने भी समाज हैं, 13% आबादी को छोड़ के, कौन? ब्राह्मण, बनिए, राजपूत और हिंदू खत्री, ये जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं लोगों, इनको छोड़ के बाकी सभी समाज को एक साथ आना होगा। आपसी हमले बंद करने होंगे। लोगों से छीनी जा रही नौकरी, रिजर्वेशन को जो प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, जैसे अभी किसान बिल ला के लोगों से जमीन छीनने की, तो हमें एक साथ आके लड़ना है। हम आपस में लड़ते एक दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में ज्यादातर जो फायदा है वो ब्राह्मण को पहुंचा देते हैं, और वो धीरे धीरे आपको शूद्र दलित बना रहा है। जबकि मेरा ये कहना, मैंने और भी एंशियंट इतिहास पढ़ा है, हम लोग कभी भी किसी के शूद्र दलित नहीं थे। हम कबीलाई लोग अपनी मस्ती में रह रहे थे। ये ब्राह्मण धर्म थाईलैंड कंबोडिया से जब आया उसके बाद में इसने हमें ऊपर नीचे गिरा के आपस में दुश्मनी पैदा की और फायदा सारे का सारा खुद ले लिया।
इसी के साथ मैं आप लोगों को आज का धन्यवाद करता हूँ। कल को इसी टाइम 1 घंटा पहले आज से मतलब कि अपना-अपना जगह का टाइम नोट कर लें, फ़ॉलो कर लें हमें। कल फिर सेकंड पोर्शन होगा और ऐसे ही हम 10 क्लासेस जो हैं पूरे के पूरी जाट समाज पे लगाएँगे। उसके बाद हम गुर्जर समाज पे लगाएँगे कि ये जो आज मसला खड़ा हो रहा है महीर बोझ, जिसका एक कहावत भी है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगई तेली। तो ये कौन था? महीर भोज कौन था? राजपूत समाज जो उसको क्लेम कर रहा है, उसका क्या मसला है? ये जो गुर्जर समाज का राजा, इसको क्यों छीन के जानबूझ के किया जा रहा है? क्योंकि गुर्जर समाज, जाट समाज, सैनी समाज, कंबोज समाज, कितने भी हमारे ट्राइबल लोग इधर से गुजरे हैं, अगर वो राज करते हैं तो उनको शूद्र दलित नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है तुम लोग राज नहीं कर सकते। चाहे वो अशोका हो, चाहे वो गुप्ता डायनेस्टी हो, ये सारों को, अलग अलग कबीलाई लोगों को अगर राज करने दिया जाएगा, आपके बुजुर्गों के राज की कहानियां आपको पता लगेंगी। गुजर हमेशा ये गर्व करते रहेंगे कि महीर भोज जो थे वो बहुत बड़े राजा प्रतिहारा डायनेस्टी के निकल के गए हैं। हम कभी राजा थे, जहाँ हमारे बुजुर्गों ने भी राज किया इस धरती पे, ये धरती हमारी है। तो आपको कभी शूद्र दलित नहीं बनाया सकता। आपको शूद्र दलित तभी बनाया जा सकता है जब आप प्रॉपरली हिंदू बनो और इन सब अपने बुजुर्गों को, जो उच्च जातियां हैं, जिसमें कि राजपूतों का खत्री होना लिखा हुआ है, तो क्षत्रिय होना लिखा है, और हिंदू खत्रियों को भी फीलिंग दी गई है कि तुम भी क्षत्रिय हो, तो ये उनको देने हैं। आपने अपने बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं वो उनको देने हैं, ताकि वो क्लेम कर सकें कि हम ही पैदा हुए हैं राज करने के लिए, आप लोग पैदा हुए हो काम करने के लिए। तो इसको प्यार से समझना है, ध्यान से समझना है। पूरा मंथ हमने 1 घंटे का बिल्कुल इसी टाइम से, आज अब जितना टाइम अब हो गया अपना-अपना नोट कर लें, हर रोज़ जुड़ा करेंगे। एक-एक वर्ग, एक-एक कबीले का, पहले तो ये जाति-वाती, वर्ण ये कहना छोड़ें, हमारा इससे कुछ लेना-देना नहीं है, ना हम किसी से ऊपर हैं, ना ही किसी से नीचे हैं। ये हमारा स्टैंड है और इसके हिसाब से हमें चलना है। तो प्लीज़ 1 घंटा पहले हमारे साथ जुड़ना शुरू कर दें, लगातार 30 दिन के लिए। हर किसी को अपनी-अपनी बात समझ आ जाएगी कि हमें ब्राह्मण ने पकड़ कैसे लिया। ये क्योंकि हमारी रिकॉर्डेड ये चल रहा है रूम, तो इसे हम यहीं पर बंद करेंगे। सभी को धन्यवाद बहुत-बहुत। अब हम दूसरी तरफ खोलेंगे, अगर किसी को कोई सवाल-जवाब कुछ भी है, तो वो वहाँ पर आके ओपन चैनल पे बातें कर सकता है। थैंक यू।